Hey everyone, welcome back to my channel Science Quick Bites. This is a platform for quick and brief notes with proper explanation. In the last video, we have learned about some basic concepts of heat and temperature and the various scale which is used for measuring temperature, that is Celsius, Kelvin and Fahrenheit. In this video, we are going to learn about mode of transfer of heat, that is conduction and convection. In next video, we will read about radiation. So let's start the video. हे चिल्ड्रन, वेलकम वंस अगैन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, और हमने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, है ना। इस क्लास में हम मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे कि हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने का क्या क्या तरीका होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला होता है डैट इज कंडक्शन। ठीक है बच्चों, कंडक्शन क्या होता है? तो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन कंटैक्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन कंटैक्ट। ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ऐसे जिनमें क्या हो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आपका हीट ट्रांसफ़र होता है, जो कॉन्टैक्ट में होते हैं, आपस में उनका कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो नॉर्मली जो कंडक्शन होते हैं वो मोस्टली आपके सॉलिड सब्सटेंसेस में होते हैं। अब इनके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहला कंडीशन है किसी भी कंडक्शन के होने का कि आपके जो बॉडीज़ हैं, जो दो बॉडीज़ हैं आपके, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, वो कांटेक्ट में होना चाहिए और उनके बीच में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है। हॉट बॉडी का मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। और कोल्ड बॉडी का मतलब क्या है? कि उनका टेम्परेचर कम है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका हीट क्या होगा? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो कर पाएगा, और उसके साथ साथ उसमें वो कांटेक्ट में होने चाहिए कंडक्शन के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म क्या है कंडक्शन का। ठीक है, तो जैसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि इसमें क्या किया गया है कि एक सॉलिड बॉडी को, जिनको हम कंडक्टर कहते हैं, उनको क्या किया गया है, किसी कैंडल के पास, किसी फ्लेम के पास जब रखते हैं तो उससे हीट हमारा क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। अब ये हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? आप सबको पता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें, सॉलिड मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड में जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, ईजिली मूवेबल नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जब आपका कोई भी पार्टिकल हीट एनर्जी गेन करता है तो उससे क्या होता है कि आपका वो पार्टिकल एक ही जगह पे वाइब्रेट करने लगता है। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो अब तो वो मूवमेंट तो नहीं कर सकता, आपको उसको एनर्जी तो कहीं ना कहीं रिलीज करना ही है। तो वो हीट कैसे एनर्जी करता है, रिलीज करता है? वो करता है अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करने लगता है, जिससे क्या होता है कि वो हीट एनर्जी उसके बगल वाले, उसके पड़ोसी पार्टिकल्स को क्या होती है? पास हो जाती हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपका एक पार्टिकल वाइब्रेट करके दूसरे पार्टिकल को क्या करता है? हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। अब जब दूसरा वाला पार्टिकल क्या करता है कि हीट एनर्जी लेता है, तो वो पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेगा। इस तरीके से क्या होता है कि हीट जो है वाइब्रेशन से, सक्सेसिव वाइब्रेशन से एक पार्टिकल्स या कह लो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? पास होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, हीट एनर्जी क्या होती है? आपकी धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लगती है। इसीलिए जब आप देखोगे तो जो भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लेम के सबसे ज़्यादा पास होता है, उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, आपका बॉडी क्या होता है? ठंडा होता चला जाता है। अब ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? कंडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है नेचर ऑफ मटेरियल। अब आपको पता है कि हम मटेरियल का हीट कंडक्ट करने का अलग अलग नेचर होता है। तो उनके नेचर के आधार पर हम क्या करते हैं कि सब्सटेंस को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वाटर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट
तो द सब्सटेंसेज विच अलाउज हीट टू पास थ्रू दैम easily इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। ईजिली कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने से हीट ईजिली पास होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। आप सबको पता है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी ऐसे मेटल्स, वो सारे मेटल्स क्या करते हैं अपने से, वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसके बाद बैड कंडक्टर क्या होते हैं फिर, तो जो अपने से हीट को ईजिली पास नहीं होने देते उनको हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं। जैसे आपके पेपर हो गए, प्लास्टिक हो गए, एयर हो गए, और नॉर्मली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ कहाँ होता है, आप सबको पता है। गुड कंडक्टर्स का यूज जो होता है, जितने भी बर्तन आपके घर में बनाए जाते हैं या जो भी आपका थर्मामीटर में आपका मर्क्यूरी था वो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, जो बल्ब था, तभी तो आपको टेम्परेचर को क्या करता है, कंडक्ट करता है, तभी वो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, आपका मर्क्यूरी एक्सपेंड होता है। तो जितना आपका बॉडी गर्म होगा, मर्क्यूरी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सपेंड होगा, फैलेगा। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि गर्म होने पे कोई चीज़ फैलती है ना, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं वो भी आपके मेटल के बने होते हैं, उनके अंदर कॉइल लगा होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो गर्म हीट प्रोड्यूस करता है, और उसी हीट को क्या करता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आपका जो मेटल होता है आयरन में लगा हुआ वो गर्म होता है। उसी तरह टोस्टर में, तो हर जगह पे आपके गुड कंडक्टर का यूज किया जाता है जहाँ पे आपको हीट को क्या करना हो, ट्रांसफ़र करना हो। बैड कंडक्टर का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे आप बर्तन के हैंडल्स वगैरह देखते हो, आप जो घर में ब्रिक्स वगैरह जो होते हैं, जो मिट्टी के बने, जो आपके जो क्ले वगैरह के जो ब्रिक्स बने होते हैं, या जो आप एस्बेस्टोस सीट लगाते हो, एस्बेस्टोस सीट जो है उनका रूफिंग में यूज किया जाता है। ठीक है। तो हम मेटेलिक सीट्स क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मेटल होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो हीट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो उनकी वजह से हमारा रूफ क्या होगा, गर्म हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एस्बेस्टोस के सीट लगाते हैं जो कि क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। इसके साथ साथ आप जो वुलन क्लॉथ पहनते हो वो क्या करता है, आपकी बॉडी को गर्म रखता है। कैसे रखता है गर्म, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो पफी होते हैं, है ना, वो स्पॉन्जी जैसे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है कि एयर जो होता है ट्रैप्ड हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है बच्चों, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहने का मतलब क्या है कि वो आपके जो बॉडी गर्म है उनके हीट को लॉस्ट नहीं होने देगा, और बाहर के ठंडे हवा को फिर वो अंदर आने नहीं देगा। जो आपका बाहर अगर मान लो कि कॉल्ड टेम्परेचर है, तो वो कॉल्ड टेम्परेचर आपके जो बॉडी का जो हीट जो है उस हीट को क्या करेगा। अब नॉर्मली आप पे क्या होता है कि आउटर इन्वायरमेंट में ठंडे में आपका टेम्परेचर जो है लोअर है, आपका बॉडी का टेम्परेचर गर्म है, तो आपकी बॉडी से हीट लॉस्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हीट है वो कहाँ जाता है, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। तो एयर क्या करेगा, आपके हीट, बॉडी के हीट को रोक के रखता है। इस तरीके से आपका वुलन क्लॉथ जो है आपको ठंड में भी गर्म रखता है। फोम, बहुत सारे फोम्स का यूज किया जाता है, जो पॉली यूरेथिन फोम होता है, जिनको पफ कहते हैं सिंपल टर्म में, पॉली यूरेथिन फॉर्म। तो जो पॉलीयूरेथेन फॉर्म होता है इनका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, या और भी ऐसे चीज़ जैसे कि आप देखते हो नॉर्मली बर्फ़ वगैरह जिनमें रखा जाता है, ताकि या आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिनमें रखे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, बाहर वाले हीट को अंदर नहीं आने देते। तो इससे क्या होता है कि आपका कोई बर्फ़ या कोई भी चीज़ अगर ठंडा है तो वो ठंडा ही रहता है। ठीक है, बर्फ़ को पिघलने नहीं देता। इसके साथ साथ जो भी पेट्रोल या डीजल कैरिंग व्हीकल्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो नॉन मेटल्स की जाती है, नॉर्मली बैड कंडक्टर्स की जाती हैं, जिनकी वजह से जो वो हीट की वजह से जो है आपका पेट्रोल या डीजल ये इनफ्लेमेबल होते हैं, इनमें तुरंत आग लग जाती है, तो आग ना लग जाए इसीलिए क्या कहते हैं, इनकी कवरिंग जो है नॉन कंडक्टर की करते हैं। इसके साथ साथ एरिया ऑफ कंडक्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका कंडक्टर का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो एनी सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट व्हेन इन कांटेक्ट ऑफ हॉट बॉडी। सिंपल है। तो जैसे आप कंडक्टर का एरिया बढ़ाते हो,
आपका क्या होता है कि कंडक्शन भी उसके साथ साथ बढ़ता है। अब समझ लो कि एरिया जितना जितना बड़ा मेरा, अब एक समझो कि एक पतला सा रड है और एक मोटा सा रड है, तो अगर हम इसका एरिया बढ़ाएंगे तो किस में ज़्यादा हीट कंडक्ट होगा? इसमें, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, इसमें आपके कम पार्टिकल्स होंगे, तो ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसीलिए जैसे आपका एरिया बढ़ता है आपका कंडक्शन बढ़ जाता है, और जैसे एरिया घटता है आपका कंडक्शन घट जाता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम हॉट सरफेस। अगर आपके बॉडी का कंडक्टर, अगर कंडक्टर का कोई भी पार्ट अगर आपके कोई भी फ्लेम से या कोई भी हॉट बॉडी से दूर होता है, तो आप वहाँ पे कंडक्शन क्या होता है, धीरे धीरे घटता जाता है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होता है, आपका कंडक्शन कम होता जाता है, धीमा होता जाता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, लॉस्ट होती जाएगी। चौथा जो फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो कंडक्शन जो है लोअर टेम्परेचर में नॉर्मली स्लोअर होते हैं मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कंडक्शन धीमा होगा। और अगर आपका टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ हीट एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हीट एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीट एनर्जी पार्टिकल्स में पास करेंगे, और ज़्यादा एनर्जी पास करेंगी तो वो क्या होंगे कि ज़्यादा पार्टिकल्स आपके वाइब्रेट करेंगे। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका कंडक्शन बढ़ेगा और टेम्परेचर घटने के साथ आपका कंडक्शन घट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमें पढ़ना है वो है हमारा कन्वेक्शन। हमने कंडक्शन को क्या पढ़ा, कंडक्शन वैसा था जो कांटेक्ट में होने से हीट ट्रांसफ़र होता है और नॉर्मली सॉलिड्स में होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि आपके लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है। अगर आपको याद हो, कंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि उनके पार्टिकल्स एक ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में आपको पता है कि लिक्विड और गैस जो भी होते हैं उनके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, वो मतलब ईजिली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या होता है कि उनका एक्चुअल मूवमेंट होता है। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्शन, तो द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इनमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है एक्चुअली मूव करते हैं थ्रू लिक्विड और गैस, इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इनका मैकेनिज्म क्या होता है, तो इनके मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी लिक्विड और गैस जो है वो सबसे पहले क्या करता है कि हीट एनर्जी को गेन करता है। हीट एनर्जी गेन करने के बाद क्या करता है कि कोई भी लिक्विड का पार्टिकल्स या गैस का पार्टिकल्स हीट एनर्जी गेन करके वो क्या करता है कि ऊपर उठता है। ठीक है, ऊपर उठने के बाद क्या करता है कि जो ऊपर के पार्टिकल्स होंगे उनके साथ वो क्या करेगा, कॉलिजन करेगा, उनसे टकराएगा और अपने एनर्जी को क्या करेगा, वो लूज करेगा। तो जब वो अपने एनर्जी को पार्टिकल्स लूज करता है तो वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और जब वो ठंडे होते हैं तो वो क्या होते हैं, हैवी हो जाते हैं, और वो फिर क्या होते हैं कि आपके नीचे चले आते हैं। इस चीज़ को आप याद करना कि कोई भी चीज़ अगर गैस है या लिक्विड है तो गैसेस वगैरह जो हैं वो टेम्परेचर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या होते हैं, लाइटर हो जाते हैं, वो ऊपर उठते हैं। और जब वो अपने हीट एनर्जी को लूज़ कर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके हैवियर हो जाते हैं और फिर वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने जब हीट एनर्जी गेन किया तो वो क्या हो गया, लाइटर हो गया और वो ऊपर चले गए और ऊपर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड किया और यहाँ के पार्टिकल्स को उन्होंने हीट क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। हीट ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है कि अब ये क्या हो गए, ठंडे हो गए। ठंडे होने के बाद क्या हुआ कि ये क्या होंगे, फिर वो नीचे आ जाएंगे, वो हैवियर हो जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, एक साइकिल सा चलता रहता है, जिनको हम लोग नॉर्मली कौन सा करंट कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। करंट मीन्स आप जानते हो धारा, है ना, प्रवाह। तो एक क्या होता है कन्वेक्शन का क्या होता है, प्रवाह। आपका क्या होता है, करंट जैसा आपका क्या होता है, चलता रहता है, घूमता रहता है, पार्टिकल्स आपके मूवमेंट करते रहते हैं। तो नॉर्मली आप डेली लाइफ में आप कन्वेक्शन देखते रहते हो। तो आपने अपने बुक में देखा होगा कोल्ड ब्रीज, आपके सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होते हैं,
तो सिंपल डेफिनेशन है सी ब्रीज का कि द ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड ड्यूरिंग डे टाइम। ब्रीज का मतलब आप जानते हो नॉर्मल आपके प्लीजेंट जो ठंडी हवा, कोल्ड एयर जो चलती रहती हैं, तो ब्रीज का मतलब वही होता है। ब्रीज क्या होता है? आपका कोल्ड एयर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कोल्ड एयर, कोल्ड प्लीजेंट एयर कह सकते हो, ठीक है। मतलब ठंडी हवा क्या होती है, इनकी को हम लोग नॉर्मली ब्रीज कहते हैं, जो स्लोली आपके क्या होते हैं, बहती रहती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कोल्ड एयर जो फ्लो होते रहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। तो दो तरीके के ब्रीज होते हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है। तो ब्रीज में आपकी ठंडी हवा बहती है। तो ऐसे ब्रीज जो आपके सी से लैंड की तरफ बहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, उनको हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। और लैंड ब्रीज कैसे होते हैं? वो ब्रीज जो आपके लैंड टू सी बहते हैं, फ्लो करते हैं या ब्लो करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब ये कैसे होता है इसको आप समझो। अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि कोई भी चीज़ गर्म होने से वहाँ के एयर क्या होगा? ऊपर उठेगा, क्योंकि वो लाइटर होते हैं, वो ऊपर उठते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये समझो कि जब वहाँ से कोई भी एयर ऊपर चला जाएगा तो वहाँ का क्या होता है कि एयर प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमेशा एयर जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ बहता है, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले सी ब्रीज समझते हैं, ठीक है। तो डे टाइम में आपका सी ब्रीज होता है, कैसे होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी डे टाइम में आपका जो लैंड है वो क्या होता है कि वाटर से जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। आपका कोई भी सॉइल पार्टिकल्स जो लैंड है वो क्या करता है कि वाटर से जल्दी गर्म होता है। अब ये वाटर से जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा कि यहाँ के जो एयर होंगे वो क्या होंगे? गर्म होके ऊपर उठेंगे, ठीक है, ऊपर उठेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एयर प्रेशर जो था वो क्या हो गया? कम हो जाएगा। अब इस यहाँ की एयर जो ऊपर चली गई, इस एयर को भरने के लिए यहाँ की जो ठंडी हवा है वो क्या हो गई? समुद्र, अभी तो समुद्र में क्या होता है, मैंने बताया कि समुद्र में क्या होता है, एयर जल्दी गर्म नहीं होते। तो यहाँ की ठंडी हवा क्या हो गई? इनको भरने के लिए, फिर इस जगह को भरने के लिए वो आएंगे। तो और फिर ये गर्म होगा और ये फिर ऊपर उठेगा, और ये ऊपर उठ के फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ठंडा होगा, अपना हीट एनर्जी को लूज करेगा, और फिर ठंडा होकर फिर ये नीचे चला आएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल बनता है ब्रीज का, जिसको हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो एयर है वो किधर से किधर की तरफ फ्लो कर रहा है? वो फ्लो कर रहा है आपके सी से लैंड की तरफ। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डे टाइम में लैंड आपका जल्दी गर्म होता है। अब इसके बाद आता है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है बच्चों? लैंड ब्रिज नाइट टाइम में होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि डे टाइम में आपका जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, उसी तरह नाइट टाइम में क्या होता है कि आपका जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन जो आपका समुद्र का पानी है, जो ओशन के जो वाटर हैं, वो अपनी हीट को इतनी जल्दी लूज नहीं कर पाते, क्योंकि अब दिन भर में उसने जितना हीट एब्जॉर्ब किया है वो अपने हीट को जल्दी लूज नहीं कर पाते। लेकिन लैंड क्या करते हैं? हीट एनर्जी को लूज कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ओशन वाटर के ऊपर जो भी एयर हैं वो गर्म होंगे और वो ऊपर उठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एयर की कमी हो गई, यहाँ के जो एयर थे वो खाली हो गए, जगह खाली हो गई। तो इस जगह को भरने के लिए लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा है वो बहती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपके जो लैंड ब्रिज हैं वो लैंड ब्रिज रात के समय में आपका जो एयर है वो किधर से किधर की ओर बहता है? वो लैंड से ओशन की तरफ बहता है, ठीक है बच्चों, समझ गए आप? बहुत ही सिंपल है। डे टाइम में सूर्य की वजह से क्या होता है? लैंड आपका जल्दी गर्म होता है, तो यहाँ की हवा ऊपर चली जाएगी। इस हवा को भरने के लिए आपका समुद्र से ठंडी हवा आपके लैंड की तरफ आएगी। रात के समय क्या होता है? आपका लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन समुद्र का पानी क्या होता है? इतना जल्दी ठंडा नहीं होता, तो उसके ऊपर की हवा क्या होता है? गर्म होती है, और गर्म हवा ऊपर उठते हैं, और उस हवा को, उस जगह को भरने के लिए आपके लैंड की ठंडी हवा समुद्र की तरफ चले, ठीक है। तो ये आपका सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हो गया। दूसरा आता है ओशन करेंट्स, ठीक है। आप जो समुद्र में जो ओशन करेंट्स का मतलब क्या है कि मोशन ऑफ सरफेस वाटर इन ओशन। ओशन में आपके जो सरफेस वाटर होते हैं उनमें जो मोशन होता है उन्हीं को हम ओशन करेंट्स कहते हैं।
ओशन करेंट्स नॉर्मली आपके बहुत सारे फैक्टर से डिफाइंड होते हैं, जैसे कि आपके ग्रेविटेशन हो गया, मोशन ऑफ अर्थ। इसके साथ साथ ओशन करंट को जो डिफाइनिंग फैक्टर है वो है आपका कन्वेक्शन। ठीक है, अब कन्वेक्शन कैसे हेल्प करता है, तो ये मेनली आपके अनइवन हीटिंग ऑफ ओशन वाटर की वजह से होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो इलिप्टिकल मीन्स क्या कह सकते हो कि ओवॉइड इलिप्टिकल है, वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर पे आपका सनलाइट जो है वो ज़्यादा पड़ता है और पोल्स पे क्या होता है आपके कम पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो इक्वेटर के जो वाटर इक्वेटर के पास जो ओशन वाटर होंगे वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और जो पोल्स की तरफ होंगे वो ठंडे होंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हॉट वाटर करंट बहती है इक्वेटर से पोल की तरफ और कोल्ड वाटर करंट बहता है हमेशा आपके पोल से इक्वेटर की तरफ। क्यों बहता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो सनलाइट होता है वो डायरेक्ट आपके इक्वेटर पे पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ के वाटर क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये जो लाल लाल कलर से दिखा रखा है ये आपके क्या है, हॉट वाटर के करंट है। ठीक है, जो आपके इक्वेटर के पास है और ये इक्वेटर से आपके पोल्स की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये ब्लू कलर के वाले देखो, ब्लू वाले देखो, तो ये आपके क्या है, कोल्ड वाटर करंट है जो आपके पोल से इक्वेटर की तरफ बहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मॉनसून्स। आप सब जानते हो मानसून की वजह से ही क्या होता है, बारिश होती है हमारे इंडिया में। तो जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं इनमें जो बारिश का कारण है ये मानसून की वजह से ही होता है। तो ये मानसून्स आज कैसे आती हैं, तो मानसून्स जो है वो मानसून्स वाइंड्स क्रिएट होते हैं। और वो मानसून वाइंड कैसे क्रिएट होते हैं, वो आपका क्रिएट होता है लैंड और ओशियन वाटर के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है कि आपके क्लाउड्स बनते हैं, जो नॉर्मली इवापोरेशन से आपके क्लाउड्स बनते हैं। और जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि आपका जो एयर है वो ओशियन से लैंड की तरफ बहता है, जिसके साथ साथ क्या होता है कि उस एयर के साथ साथ आपके क्लाउड्स भी क्या होते हैं, आ जाते हैं। और इसी मानसून विंड्स जो है होते हैं, मानसून विंड्स जो होते हैं, ये मानसून विंड्स हमारे क्लाउड्स को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाते हैं और उसके सारे सब कॉन्टिनेंट में आप क्या कहते हैं, बारिश करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विंड्स। नॉर्मली विंड का डेफिनेशन होता है फ्लो ऑफ एयर। एयर और विंड में क्या डिफरेंस है, एयर नॉर्मली आपका मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है और उसी एयर के फ्लो को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो फ्लो ऑफ एयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड विंड। और विंड के बहने, एयर के बहने का सबसे मेन रीजन है आपका अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर इधर सन है तो इसका जो डायरेक्ट सनलाइट है वो इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ता है और आपके पोल्स पे क्या होता है, कम पड़ता है। इसकी वजह से दो तरह की विंड बनती है हमारे अर्थ पे। एक पहला होता है ट्रेड विंड और दूसरा होता है एंटी ट्रेड विंड। ट्रेड विंड वैसे एयर को कहते हैं जो फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर टुवर्ड इक्वेटर। अब आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो जो बीच वाला होता है वो होता है इक्वेटर और इसके ऊपर जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो साउथर्न हेमिस्फेयर से इसके ईस्ट की तरफ से जो वेस्ट की तरफ, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। तो ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ जो इक्वेटर की तरफ जो हवाएं बहती हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड। और एंटी ट्रेड विंड क्या होती हैं, एंटी ट्रेड विंड जो होती हैं वो आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं और ये नॉर्मली आपके जो मिडिल लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, ये जो आपका मिडिल लैटिट्यूड होता है जिसमें आप ऊपर जब जाओगे तो जब हम साउथर्न हेमिस्फीयर में जब जाते हैं ये ट्रॉपिक्स जो होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर जब आप जाते हो तो एंटार्क्टिक और आर्कटिक सर्कल में आप बांटते हो। तो ये जो मिडिल लैटिट्यूड होता है इनके बीच में जो हवाएं बहती है इनको हम कहते हैं एंटी ट्रेड विंड। और ये एक्चुअली क्या होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन बहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेड विंड हमेशा ईस्ट टू वेस्ट बहते हैं और एंटी ट्रेड विंड वेस्ट टू ईस्ट बहते हैं। और ट्रेड विंड जो है वो आपके साउथर्न ईस्ट और नॉर्थर्न ईस्ट हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ बहते हैं, लेकिन एंटी ट्रेड विंड जो है आपके ये मिड लैटिट्यूड वाले एरिया में क्या होते हैं, बहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए।
तो और पांचवा जो आप कन्वेक्शन का देखते हो वो देखते हो आप वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन होता है मूवमेंट ऑफ कोल्ड एंड फ्रेश एयर इनसाइड द रूम या स्पेस एंड रिमूवल ऑफ हॉट एंड स्टेल एयर आउटसाइड। आप वेंटिलेशन के थ्रू क्या करते हो कि वेंटिलेशन की मदद से आप फ्रेश और ठंडी हवा को क्या करते हो, आप घर के अंदर लाते हो या रूम में कमरे में लाते हो, और कमरे के गर्म हवा और जो बासी हवा होती है उनको आप क्या करते हो, बाहर करते हो। तो नॉर्मली आप देखते हो कि आपके घर में वेंटिलेटर्स छोटे छोटे खिड़कियाँ वगैरह बनी होती हैं। तो आपको पता है कि कोई भी जो, जैसे कि आपका मान लो कमरा गर्म है, ठीक है, वहाँ की जो गर्म हवा होगी वो उन खिड़की के थ्रू क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो लाइटर होंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। और उस जगह को फिर फिल करने के लिए आपकी ठंडी हवा क्या होंगी, फिर उस कम खिड़की के थ्रू अंदर आएंगे। तो कभी भी आप किसी भी घर में देखोगे तो नॉर्मली आपकी खिड़की नीचे बनाए जाते हैं और ऊपर में क्या होता है, आपके वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू आप पे क्या होते हैं कि वार्म एयर जो है या हॉट एयर जो है वो एग्जॉस्ट होते रहते हैं। नॉर्मली आपके जो किचन वगैरह में जो एग्जॉस्ट लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, आपके वार्म एयर को बाहर फेंकते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि जब आपका वार्म एयर बाहर जाएगा तो उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा फिर होगी अंदर आती। ठीक है बच्चों, तो आज हम कंडक्शन और कन्वेक्शन तक ही रखते हैं। अगली क्लास में हम रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय। So how was the video? If you like the video, please hit the like button and please do subscribe the channel. Thank you.